नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल सुपर MS91 पे। हम लोग अपने भारत का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे किस तरीके से पुर्तगाली कंपनियां भारत में आईं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था वास्को डी गामा, उसके बाद पेड्रो अल्वारेज। पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया था वो वास्को डी गामा था। दूसरा हमने पढ़ा था पेड्रो अल्वारेज जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। तो उसके बाद हमने पढ़ा दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में, और 1503 में उसने कोच्चि में एक कोठी बनाई या एक फैक्ट्री बनाई। यहाँ तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि इसके बाद जब फिर दोबारा वास्को डी गामा चला गया रिटर्न, 1502 में आया था और 1503 में कोठी बनी थी कोच्चि में। उसके बाद फिर वो रिटर्न चला गया था, फिर वो पुर्तगाल चला गया था, वापस चला गया था। उसके बाद 1505 से लेके 1509 के बीच में एक गवर्नर आया, मतलब प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बोला जाता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर मतलब गवर्नरों की शुरुआत 1505 से हुई है। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर की शुरुआत भारत में 1505 से हुई है। यह पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। आप देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। वह जब भारत में आया तो उसने भारत में आने के बाद कैसा और क्या क्या कार्य किया उसके बारे में हम देखेंगे। तो वह सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट आप डाल लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी पहला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा से कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला व्यक्ति कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है? पहले के समय में जब पुर्तगाल भारत में आए थे तो उनकी पहली प्राथमिकता थी किस तरीके से हिंद महासागर पे कब्जा किया जाए। तो जब हिंद महासागर पे कब्जा करने की बात आई तो पुर्तगालियों ने अन्य अरब के जो देश के जहाज़ आया करते थे हिंद महासागर में, उसे लूट लिया करते थे। लूटने के बाद उसे क्या कर दिया जा करते थे, उसके सारे सामान को लूट कर और अन्य भारत के जगहों पे या शासकों को दिया करते थे या तो बेच दिया करते थे, जिससे कि अरब के देश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और पुर्तगाल वहीं पे अपने आप को उस जो हिंद महासागर था उसे पुर्तगाल सागर के रूप में घोषित करना चाहता था। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी का पहला पड़ाव यही होगा कि वह जो हिंद महासागर था उस पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। तो उसके अंतर्गत अल्मीड़ा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जब ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति बनाई उसके अंतर्गत एक कार्टेज नामक पद्धति, परमिट प्रणाली जिसको हम बोलते हैं परमिट, अगर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा परमिट प्रणाली, परमिट प्रणाली, ये एक प्रणाली के नाम से है। इसको हम कार्टेज बोलते थे, कार्टेज पद्धति। ठीक है ना। ये जो कार्टेज है यह एक, जैसे हम कहते हैं कहीं पर भी एक कार्ड दिया जाता है, इशू की जाती है कि आप यहाँ यह कार्ड दिखाएंगे तभी एंट्री मिलेगी। उसी तरीके से एक कार्टेज प्रणाली लागू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। उसे हम कार्टेज नाम बोलते थे। अगर जो व्यक्ति इस कार्टेज को ले लेता था उसके अनुसार उसके जहाज को जो हमारा हिंद महासागर था उसमें लूटा नहीं जाता था। तो ये जो अरब के लोग थे ऐसा तक कार्टेज प्रणाली का नियम फॉलो नहीं करते थे, लागू अपने ऊपर नहीं करते थे, जिसके कारण से ये जो पुर्तगाली लोग थे वह अरब के देशों के जहाज़ों को लूट लिया करते थे और लूटने के बाद उसे अपने पास ले लिया करते थे। इसी कारण से जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अरब के लोग और वहाँ पे जो व्यापार किया करते थे तुर्क के लोग, मिस्र के लोग, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसके कारण से मिस्र, तुर्की और गुजरात ये तीनों क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर क्या कहते हैं डी अल्मीड़ा पे आक्रमण किया। तो पहले ऐसे तीनों मिलकर डी अल्मीड़ा पे आक्रमण किया तो इसका बेटा था, किसका बेटा था? डी अल्मीड़ा का, जो मारा गया था, जिसके कारण से डी अल्मीड़ा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। जब वो बहुत नाराज़ हो गया था तो उसने आक्रमण किया मिस्र, तुर्की और गुजरात तीनों के साथ।
युद्ध किया। इस युद्ध में डी अल्मीड़ा, अल्फांसो डी अल्मीड़ा क्या हो गया, विजयी हो गया और जीत गया। जीतने के बाद उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। किसकी, अल्फांसो डी अल्मीड़ा की। जब अल्मीड़ा की स्थिति मजबूत हो गई तो उसने कहा कि जो पुर्तगाल के लोग थे वो पूर्णतः जो हिंद महासागर था उसे पुर्तगाली सागर कहने लगे। उसे क्या कहने लगे, पुर्तगाली सागर कहने लगे। तो कभी आपसे ये प्रश्न पूछता है कि हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर कहने के समय कौन सा गवर्नर था, तो पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का पूरा जितना भी कार्य उसने किया था वो यही है। पहला ब्लू वाटर पॉलिसी, जो उसके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछता है तो ऐसे पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला कौन सा गवर्नर है, तो हम बता सकते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। दूसरी चीज़, इसके बाद जो दूसरा गवर्नर आया, प्रथम गवर्नर था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से लेकर 1509 तक, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर हम देखेंगे, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जो उसके बाद आया 1509 से लेकर 1515 तक था। ठीक है, तो ये जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये अल्मीड़ा है और ये अल्बुकर्क है, तो ध्यान रखिएगा। डार्क कभी भी दिमाग में आए तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक शब्द लिख सकते हैं डार्क या डार्क। ठीक है, तो ये डार्क जिस शब्द के अंत में आएगा वो पहला गवर्नर होगा, और कर जिस शब्द के अंत में आएगा वो अंतिम गवर्नर होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये पहले गवर्नर के अंत का शब्द क्या कहते हैं, अक्षर है, और यह दूसरे गवर्नर के अंत का अक्षर। इस तरह आप याद रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था, क्योंकि दोनों अ से नाम है इसलिए हम जल्दी से इसे याद नहीं कर पाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हमने आपसे बताया जो डा शब्द है वो पहले गवर्नर के साथ है और जो कर्क है वो दूसरे गवर्नर के साथ है। तो अब हम देखते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किस तरीके से कार्य किया और क्या करना चाहा। इस भारत में आने के बाद उसने क्या किया था कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, अल्बुकर्क को। आप ये ध्यान रखिएगा, जो अल्बुकर्क है वो पुर्तगाली सत्ता का भारत में क्या है, वास्तविक शासक माना जाता था। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक शासक किसे माना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, अल्बुकर्क है। फिर उसके बाद ये अल्बुकर्क जो है 1510 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, कौन से शासक थे, बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो यह जो अल्बुकर्क था यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था, गोवा को जीत लिया था। किसको, गोवा को जीत लिया था और इसे अपना मुख्यालय बना लिया था। ध्यान रखिएगा, गोवा को जीत लिया था डी अल्बुकर्क ने, और वो भी 1510 में। जब इसने जीता तो इसी को अपना मुख्यालय बना दिया। उसके बाद 1511 में, ध्यान रखिएगा 1511 ईस्वी में मलक्का पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। मलक्का, आपको ध्यान में आना चाहिए कि 1511 में मलक्का पे नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो उसका नाम होना चाहिए अल्बुकर्क। और दूसरा जो 1515 में हुआ, क्योंकि 1515 में ये जाने वाला था, तो उस समय इसने हरमुज पे, ध्यान रखिएगा ये हरमुज, कौन है ये, हरमुज पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो हम ये समझते हैं कि जो अल्बुकर्क है ये 3 जगह, एक ध्यान रखिएगा गोवा, और दूसरा क्या है मलक्का, और तीसरा क्या है हरमुज, 3 प्लेस, ये ध्यान रखिएगा। तीनों पे नियंत्रण स्थापित करने वाला गवर्नर कौन था, वो था पुर्तगाली गवर्नर डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कुछ और जब ये 3 जगहों पे उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उसके दिमाग में कुछ पद्धति चली, किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ किया जाए, इसके बारे में वो सोचने लगा। तो उसके बाद जब वो सोचने लगा तो उसने एक नीति लगाई, उसने कहा कि विवाह नीति चलाया। विवाह, अब विवाह नीति आप कैसे समझोगे, कैसे विवाह नीति, समझिए। उसने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग ईसाई हो जाएं जिससे कि हमारा प्रभुत्व स्थापित हो सके। तो उसने क्या किया था, जो सती प्रथा चल रही थी उसको रोकने की कोशिश की।
लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। आप पढ़ेंगे आगे, जब विलियम बेंटिंक आए थे तब सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, वो भी 1829 में। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पे सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास ये भी किया। कौन किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। लेकिन ये सती प्रथा को खत्म नहीं कर पाया, नहीं कोई नियम बना पाया। तो इसने किया क्या? इसको रोकने के साथ उसने सोचा कि किस तरीके से हमारे धर्म के लोगों का यहाँ पे बढ़ावा हो। इसके लिए उसने इस सती प्रथा, मतलब जो औरत विधवा हो जाती थी उस औरत और जो ईसाई धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म के लोगों से वो कहता था, जो पुर्तगाली थे, कि आप इन विधवाओं से शादी कर लीजिए, जिससे कि जो बच्चे होंगे वो ईसाई धर्म के होंगे, उन्हें ईसाई धर्म माना जाएगा। तो इस तरह हमारे प्रजाति, या कह सकते हैं हमारे साम्राज्य का विस्तार, या हमारे धर्म का विस्तार होता जाएगा। तो यही स्थिति उसने लागू की थी। किसने? अल्बुकर्क ने। इसलिए इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि पहला पुर्तगाली गवर्नर हमारा कौन था? पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर डी अल्बुकर्क था। तो इनके आप कार्य भी देख लिए, इन्होंने क्या क्या इनके साथ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बारे में हम जान लिया। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके साथ यही रहेगा 1510 का, जो गोवा यूसुफ आदिल शाह से उसने जीता था। ठीक है, ये हमारे दोनों गवर्नर हो गए। इसके बाद हमारे पास तीसरा गवर्नर आया, उसने क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र पे अपना वर्चस्व कायम किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये हमारा, इसको रब कर देते हैं, हो तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, नोट पे लिख लीजिएगा, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो गवर्नर आया उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगला गवर्नर जो था, तीसरा गवर्नर, तीसरा क्या कहेंगे? तीसरा गवर्नर, तीसरा गवर्नर। जो तीसरा गवर्नर था, अब हम ये समझते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को तो हम नीचे लिख देते हैं, देखिएगा। तीसरा गवर्नर, तीसरे गवर्नर का नाम था नीना डी कुन्हा, नीना डी कुन्हा। इनके नाम को ध्यान में रखेंगे। ये तीसरा गवर्नर था। कौन सा गवर्नर था? तीसरा। तो इसमें कुछ पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है नीना डी कुन्हा का, जिसमें हम देखते हैं पहली पॉइंट, नीना डी कुन्हा ने क्या किया था। इसका पहली चीज़ ये था कि जो इसकी राजधानी, अभी तो राजधानी मुख्यालय कुछ बनाया नहीं गया था, तो पहले हमने आपको बताया अभी कि जो अल्बुकर्क था वो गोवा को जीता था, लेकिन एक सामान्य रूप से उसे, पहले तो जब पुर्तगाली आए थे, आपको हमने बताया था कि वास्को डी गामा ने फैक्ट्री स्थापित की थी कोची में, तभी कोची मुख्यालय था, अभी उसने विजय हासिल की थी। तो उसके बाद जब नीना डी कुन्हा आया, इसने क्या किया, कोच्चि से, कोच्चिन से मुख्यालय कोच्चिन से मुख्यालय गोवा को बना दिया, गोवा को बना दिया। ठीक है, मतलब ये हुआ कोच्चिन से मुख्यालय गोवा को बना दिया। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि नीना डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया। इसका मतलब मुख्य केंद्र गोवा को किसने बनाया? कौन सा गवर्नर था? नीना डी कुन्हा। उसके बाद हम जानेंगे जो अगला गवर्नर, ये भी जानिए कब बनाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको बनाया था 1530 में, 1530 ईस्वी में। ठीक है ना, हम इसको ध्यान रखेंगे कि नीना डी कुन्हा ने कोच्चि में मुख्यालय गोवा बनाया था। कहाँ पे? 1530 ईस्वी में। ठीक है ना, 1530। दूसरा कंडीशन क्या था, इसने किस पे नियंत्रण किया था, हमें जानेंगे। दूसरा जो 1535 ईस्वी, 1535 ईस्वी में नीना डी कुन्हा ने दमन द्वीप पर नियंत्रण स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, नियंत्रण स्थापित किया। तो हमारे सामने दो चीज़ें पता चली नीना डी कुन्हा जी के द्वारा कि कोच्चिन से मुख्यालय कहाँ बन गया? गोवा बन गया। और दूसरा पता चला कि 1935 में द्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने कर लिया? नीना डी कुन्हा ने। और अगला जो हमारा था तीसरा, एक और था नीना डी कुन्हा ने उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया था, वो था 1539 ईस्वी। ठीक है, वो था दमन
तो अभी इस समय तो दमन और दीप एक साथ, दादरा नगर हवेली या दमन और दीप दोनों मिल गए हैं, जिसके कारण से केंद्र शासित प्रदेश एक हो गया है। पहले ये दमन और दीप खुद एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये पहले दीव पे आक्रमण करके अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और दूसरी 1539 ईस्वी में दमन पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है। वास्को डिगा नैना डी कुन्हा। अब हमें ये समझ में आया कि पुर्तगाल से आने वाले 3 गवर्नर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। इन्हीं तीनों गवर्नर से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा जितना हो सके इस मैटर को ध्यान में रखिएगा। पहला हमने बताया था डार्क, कभी भूलेंगे नहीं आप। जब लास्ट में वर्ड डा आएगा इसका मतलब अल्मीरा, और दूसरा कर्क मतलब कि अल्बुकर्क। ठीक है। तो हम ये 2 चीज़ें जान चुके हैं। उसके बाद नैना डी कुन्हा, ये 3 हमारे गवर्नर हो चुके। ठीक है। यहाँ तक हमारे पुर्तगाल के बारे में समझ में आ गया। और आपसे हमने बताया एक कार्टेज पद्धति, इसका मतलब ये क्या है? परमिट। एक तरीके का ये क्या था? परमिट था। इसे हम कह सकते हैं यह परमिट था। परमिट प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? यह पुर्तगालियों के द्वारा चलाई गई थी। और यह इसमें कुछ पैसे लगते थे जिससे आपको परमिशन लेना पड़ता था, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं लेंगे तो पुर्तगाल के जो अन्य लोग थे या पुर्तगाल द्वारा लगाए गए जो सेना थी, वो जो उस हिंद महासागर में लोग अपने नाव को या जहाज को ले जाया करते थे, तो क्या करते थे? लूट लिया करते थे, जिसके कारण से उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती थी। इस कारण से पैसे कमाने के चक्कर में पुर्तगाल ने क्या किया? एक कार्टेज पद्धति चलाई, और परमिट प्रणाली इसे ही कहते हैं। और आप ये भी जानिएगा उस समय शासक हमारे कौन थे? क्या कहते हैं? अकबर थे। उनके लिए भी यही स्थिति थी कि उनको भी परमिट लेना पड़ता था, भले ही उनको पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये कार्टेज पद्धति के अनुसार उन्हें परमिशन लेना ही पड़ता था पुर्तगालियों से। इतना ज़्यादा उनका वर्चस्व कायम हो चुका था। कुछ चीज़ें और हैं जो हम जानते हैं कि इस समय जो पुर्तगाली हैं उनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिली हैं। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हम इसको भी देख लेते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस की जो सुविधा है वो पुर्तगालियों की ही देन है। उनके यहाँ से ही प्रिंटिंग प्रेस आया है। थोड़ा सा हम देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी गोवा में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी शुरुआत 1556 ईस्वी में की गई थी, और कहाँ पे की गई थी? गोवा में की गई थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले कौन से यूरोपीय देश हैं? उसमें है पुर्तगाल। ठीक है। जैसे आज आलू आप देखते हैं, एक गोथिल प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। गोथिल शैली बोलते हैं इसको, शैली। ये जो गोथिल शैली है ये एक घर बनाने की प्रणाली है। क्या बनाने की? घर बनाने की। ठीक है। ये पुर्तगाल के लोग ऐसे ही बनाते थे। जैसे कि आज आप देखते हैं चर्च का नक्शा देखते होंगे, तो जो चर्च का नक्शा है उसी को हम बोलते हैं गोथिल शैली। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है? या जो गोथिल शैली है, या जो कह सकते हैं गोथिल घर बनाने के जो तरीके हैं, उसे ही हम गोथिल बोलते हैं। कभी भी आपको ये शब्द मिले तो ऐसा समझिएगा कि ये चर्च का रूपरेखा है, जिस तरह चर्च बनाए जाते हैं आज के समय में। तो हम आज ये देख लिए कि पुर्तगाली कंपनियां या पुर्तगाली गवर्नर भारत में आए,
और आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद की घटना हम बाद में पढ़ेंगे जब आगे चलेंगे। किस तरीके से जब डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी आए, उसके बाद इनके संबंध कैसे हुए, इसको जानने से पहले हम हर एक यूरोपीय कंपनी के बारे में उसकी बेस को समझ सकें। अब यहाँ पे हमने पुर्तगाल के बेस को समझा कि पुर्तगाली कंपनियाँ भारत में आईं, आने के बाद इनके गवर्नर क्या क्या कार्य करना चाहते थे और क्या क्या कार्य इन्होंने यहाँ पे किया, और हम भारत देश में इन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया। उसके बाद जो अगला गवर्नर आएगा, या कह सकते हैं अगला देश या यूरोपीय कंपनी जो आएगी, वो होगी डच की। अब डच के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये जानेंगे कि डच किस तरह से भारत में आए। तो इसको अगली हम क्लास में पढ़ेंगे, तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम इतना समझते हैं कि आपको आज पुर्तगाल के बारे में समझ जरूर हुआ होगा, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा, जिससे कि आपको आगामी आने वाले परीक्षा के लिए पुर्तगाल से जो प्रश्न बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे। इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न आपको पुर्तगाल से नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए, जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ, एक क्लास अच्छी से हिस्ट्री की चल रही है, और इस हिस्ट्री की क्लास में आपको आगे चल के बहुत से ट्रिक्स, बहुत से नियम, या इस कहानी को इतनी अच्छी तरीके से, विस्तार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि आगे आने वाले हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए ये हिस्ट्री एक उपयोगी सिद्ध होगी।